स्टार्ट करना है अपने मॉड्यूल 11 में, वो स्टार्ट करना है एंटी कोरोजन प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी एंटी कोरोजन प्रोटेक्शन क्या चीज़ होता है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, है ना, रीजंस क्या हैं इसको यूज़ करने के, एडवांटेजेस क्या हैं इसको यूज़ करने के, ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एंटी कोरोजन का मतलब क्या है, यानी एंटी कोरोजन प्रोटेक्शन हम जो कह रहे हैं इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो देखो एंटी कोरोजन का मतलब होता है कि कोरोजन लगने से पहले, यानी तुम्हारे सरफेसेस जो होते हैं एयरक्राफ्ट के, हमारे जितने भी सरफेसेस होते हैं जिनको हम बाहर से देखते हैं, या फिर ऐसे सरफेसेस जो एयरक्राफ्ट के ऐसे सरफेसेस जो हमारे इन्वायरमेंट के कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आते हैं, ऐसे सरफेसेस को पहले ही कोई ऐसा इंतजाम करना ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोरोजन ना हो, यानी कोरोजन होने से पहले ही इंतजाम कर लेना, है ना। यानी कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आपने ये सुना होगा, ये बहुत ही फेमस कोट है। तो इसका मतलब ये होता है बीमारी ना होने देना, है ना, यानी कि कभी भी हमें कोरोजन होने ही नहीं देना है, उसके पहले ही हमें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स करने हैं ताकि कोरोजन हो ही ना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या मेथड्स यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अब देखो जो मेजर कॉज है, यानी जो सबसे बड़ा रीज़न है कोरोजन होने का, वो आप सभी को पता है, मॉइस्चर है ना। जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से ही कोरोजन होता है मैक्सिमम तौर पे, यानी आप मैक्सिमम अगर देखेंगे सारे कारण अगर आप उठा कर देखेंगे कोरोजन के, तो उसमें आपको मिलेगा जो मैक्सिमम कॉज है, जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो होता है मॉइस्चर। ठीक है, अब देखो एयरक्राफ्ट में जनरली ऐसे तो मॉइस्चर आता नहीं कि कोई पानी लेके जाता है ना, बाल्टी में पानी कोई थोड़ी लेके जाता है एयरक्राफ्ट में जो कि उसमें गिर जाएगा या उसके बाहर लग जाएगा, है ना। कोरोजन के कई सारे कारण ऐसे हो सकते हैं मॉइस्चर के, जैसे पहला तो एटमॉस्फेयर में हम सभी जानते हैं कि ह्यूमिडिटी होती है ना। तो ह्यूमिडिटी एक्चुअल में है क्या, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एन एरिया, उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो एक हमारे जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है हमारे एटमॉस्फेयर की, जिसको हम हटा ही नहीं सकते, होता ही होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर हमेशा प्रेजेंट होता है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, बट कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो ये पहला रीज़न है हमारे कोरोजन होने का। ठीक है, दूसरा रीज़न होता है जब एयरक्राफ्ट काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है, तो हम जानते हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर आइसिंग होती है, यानी उसके ऊपर बर्फ़ जम जाते हैं, है ना। तो उस बर्फ़ जमने की वजह से भी, हम बर्फ़ क्या जमता है, बर्फ़ होता है क्या, एक्चुअल में वाटर ही तो है जो जम जाता है, जो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो आइसिंग की वजह से भी कोरोजन का खतरा होता है। इसके अलावा और भी ऐसे छोटे छोटे और बहुत ढेर सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कोरोजन होगा, जैसे कोई हाइड्रोलिक फ्लूइड वगैरह कहीं पर स्पिल हो गया होगा, है ना, ऑयल है, फ्यूल है, ये सब स्पिल हो जाते हैं, इनकी वजह से भी कोरोजन कॉज होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे मेथड्स का यूज़ करेंगे ताकि ये कोरोजन हो ही ना, भले इनके रीजंस हों, जैसे कि एटमॉस्फेयर से हम क्या कर सकते हैं, पानी को तो नहीं हटा सकते, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था तो जरूर कर सकते हैं कि हमारे स्किन पर पानी ना आए, है ना। तो वही सारी व्यवस्थाएं और वही सारी जो मेथड्स हैं उन्हीं को हम पढ़ने जा रहे हैं ना। सबसे पहला देखो, जो हमारा क्या नाम है, कोरोजन है ना। कोरोजन एक ऐसा रीज़न है, एक तरह से कह लीजिए एक इनहेरेंट रीज़न है, मतलब आप कितना भी ट्राई कर लो, इसे ये चाह लो कि आप इरेडिकेट कर दो, यानी इरेजन जो कोरोजन है वो ख़त्म हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि बहुत हद तक, है ना, हम कुछ मेथड्स का यूज़ करके, प्रिकॉशंस का यूज़ करके, केमिकल्स का यूज़ करके, कुछ अलग से मटेरियल्स का यूज़ करके हम उसको काफ़ी हद तक कम तो कर सकते हैं, बट उसे इरेडिकेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इरेडिकेशन का मतलब होता है पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, ठीक है, वो हम नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे एयरक्राफ्ट की डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते हैं, यानी जैसे ही एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, उसी टाइम से हम इसको कंसिडरेशन में रख के चलते हैं, है ना। यानी जो कोरोजन है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग से ही साथ में लेकर के चलते हैं, यानी उसको हम साथ साथ लेकर के चलते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, जो हीट ट्रीटमेंट होता है, आपने सभी ने सुना होगा कि जो एयरक्राफ्ट में मटेरियल्स लगाए जाते हैं उसमें हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, देखो हीट ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो एयरक्राफ्ट कोई भी मटेरियल हो, एयरक्राफ्ट का ही नहीं, जनरल मटेरियल भी है, कोई भी मटेरियल होता है, जितने भी मटेरियल हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उन सारे ही मटेरियल्स में इंटरनल स्ट्रेस होता है, इंटरनल फटीग होता है, खुद के अपने अंदर उनके होता है। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करके कभी बहुत तेज़ी से ठंडा कर देते हैं, है ना, कभी धीरे धीरे ठंडा करते हैं, है ना। तो इस हिसाब से वो फिर क्वेंचिंग है कि क्या है, हीट ट्रीटमेंट कौन सा है, वो प्रोसेस अलग अलग है, वो मॉड्यूल 6 का टॉपिक है ना। तो हम ऐसा हीट ट्रीटमेंट करके एक्चुअली करते क्या है कि अपने जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको हम करोजन से भी बचा सकते हैं थोड़ा बहुत। क्यों, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा उसको बढ़िया बना देंगे, जैसे आपने खुद सुना होगा
कि अगर कोई चीज़ बढ़िया क्वालिटी की है तो उसमें जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एक्चुअली हम हीट ट्रीटमेंट करके उनके जो इंटरनल ग्रेनिंग होती है, हमारे मटेरियल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसको थोड़ा ज़्यादा सुधार देते हैं ताकि वो कोरोजन पे इतना ज़्यादा ससेप्टेबल ना रह जाए, पहली बात। दूसरी बात, उसका इंटरनल स्ट्रेस कम कर देते हैं ताकि वो अचानक से टूट ना जाए, है ना, उस पर बार बार फटीग वगैरह ना लगे, है ना। ये सारी चीज़ें हम करते हैं किसमें, हीट ट्रीटमेंट। तो यानी हमारे जो मटेरियल्स होते हैं हम उनका हीट ट्रीटमेंट करते हैं, और हीट ट्रीटमेंट करते समय भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसा हीट ट्रीटमेंट ना हो जाए कि पता चला कि हमने स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया मटेरियल का, पर वो कोरोजन के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो गया। यानी पता चला वो उस मजबूत तो बहुत है, लेकिन जैसे ही बाहर निकालोगे तुरंत कोरोजन लग जाएगा, तो क्या है, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि 10 दिन आप यूज़ करोगे उसके बाद कोरोजन हो जाएगा, फिर उसको आपको चेंज करना पड़ जाएगा, तो क्या होगा, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस होगा, है ना। इसी कारण से यही रीज़न होता है कि हम ऐसे हीट ट्रीटमेंट्स का यूज़ करते हैं अपने मटेरियल्स पर जो हम यूज़ करते हैं, चाहे हम किसी कंपोनेंट को बनाने के लिए करें, या फिर एयरक्राफ्ट का स्किन बनाने के लिए करें, या कहीं पर भी ऐसे मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं, ऐसे हीट ट्रीटमेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं जिससे हमारा करोजन की जो ससेप्टिबिलिटी है, यानी जो करोजन होने का खतरा है, वो कम हो जाए। ठीक है, तो हम पहला स्टेप कहाँ से लेते हैं, जब हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था, यानी मैन्युफैक्चर हो रहा था, उसी टाइम पर हमने ऐसे हीट ट्रीटमेंट्स का यूज़ किया है कि हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर जो कोरोजन होने की संभावना है वो पहले ही कम हो चुकी है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसके अलावा हम ये सभी जानते हैं कि जनरली अगर हम अपने किसी भी पार्ट को एटमॉस्फेयर से अलग करते हैं, यानी कि जैसे मान लो आपके घर में लोहा वगैरह होगा ना, कुर्सियाँ वगैरह लोहे की होती हैं, या कुछ दरवाजे लोहे के होते हैं, तो आप लोग उसमें क्या करते हो, उसमें आप पेंट लगाते हो। तो एक्चुअली में पेंट लगा के आप करते क्या हो, पेंट लगा करके हम आपके दरवाजे को, या जो भी लोहे का प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को, या फिर जो भी किसी और मटेरियल का प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को एक्चुअली में आप इन्वायरमेंट से सेपरेट कर देते हो। क्यों, क्योंकि जो भी इन्वायरमेंट है और आपका दरवाजा, उसके बीच में क्या गया, पेंट आ गया, है ना। अब इन्वायरमेंट में है मॉइस्चर, पेंट उस मॉइस्चर को अंदर जाने नहीं देता है, और इसलिए आपका जो प्रोडक्ट होता है वो बचा रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं, यानी कुल मिलाकर के जो प्राइमरी रीज़न है कोरोजन होने का वो मॉइस्चर है ना। तो हम उसे कैसे बचाते हैं, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं जिनको अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहला मेथड है एनोडाइजिंग, है ना। तो एनोडाइजिंग का मतलब ये होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रीटमेंट है, यानी इलेक्ट्रोलाइट ट्रीटमेंट है। एक्चुअल में हम इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो कोई भी प्रोडक्ट है, जनरली ये यूज़ होता है एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स पे, है ना। यानी ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स जो एल्युमिनियम के बने होते हैं, और मैंने आपको भी कल ही परसों पढ़ाया था कि हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर, अभी तो मॉडर्न वाले में थोड़े कम हो गए हैं, बट अभी तक क्या होता था, मैक्सिमम जो यूज़ होने वाला मटेरियल था वो था एल्युमिनियम, है ना। तो एल्युमिनियम बहुत ही बड़े स्केल पर, वाइड स्केल पर हमारे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो उसी हमारे एल्युमिनियम को बचाने के लिए, एल्युमिनियम में कोरोजन ना होने पाए, इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं एनोडाइजिंग। और इसमें करते क्या है एक्चुअली में, तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रीटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, इसको एक ऑक्साइड फिल्म देते हैं, यानी हमारा जो भी एल्युमिनियम का मटेरियल है, चाहे वो एयरक्राफ्ट का स्किन हो या किसी कंपोनेंट का हो, विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें हम इसको डाल करके इस पर हम एक ऑक्साइड का फिल्म चढ़ा देते हैं, है ना। तो जैसे आप घरों में पेंट करते हो ना, तो पेंट एक्चुअली क्या, एक लेयर हो जाती है जो आपके इन्वायरमेंट को और आपके दरवाजे को, यानी आपके लोहे के प्रोडक्ट को क्या करती है, सेपरेट करती है। उसी तरह से जो ऑक्साइड, हम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हैं अपने पूरे एयरक्राफ्ट के जितने भी एल्युमिनियम के प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर एक लेयरिंग की जाती है, एक लेयर चढ़ाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। और इसका भी काम है, ये एक आइसोलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, आइसोलेटर का काम करना मतलब ये दो चीज़ों को अलग करता है। कौन सी दो चीज़ों को अलग करता है, तो जो भी हमारे एल्युमिनियम के प्रोडक्ट्स हैं उनको और इन्वायरमेंट को क्या करता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है, अलग अलग कर देता है। अब हम जानते हैं कि एयरक्राफ्ट में मैक्सिमम जो कोरोजन होता है वो इन्वायरमेंट की वजह से होता है, यानी इन्वायरमेंट में भी उसके मॉइस्चर की वजह से होता है। और ये जो आइसोलेटर्स हमने बना दिए हैं एनोडाइजिंग का यूज़ करके, ये आइसोलेटर्स क्या करते हैं, मॉइस्चर को सीधे एल्युमिनियम के कॉन्टेक्ट में आने नहीं देते। अब जब एल्युमिनियम के कॉन्टेक्ट में मॉइस्चर डायरेक्टली नहीं आएगा तो वहाँ पर कोरोजन का खतरा घट जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इससे हम इरेडिकेट नहीं कर सकते, पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, पर बहुत हद तक 90% तक अपने एयरक्राफ्ट को कोरोजन से बचा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके घरों में अगर कोई प्रोडक्ट हो तो बहुत जल्दी उसमें कोरोजन लग जाता है, पर एयरक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जल्दी कोरोजन वगैरह नहीं लगते। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं, यानी जो भी एयरक्राफ्ट के सरफेसेज है उसमें कुछ ट्रीटिंग की जाती है, उसमें कुछ ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है हमारा एनोडाइजिंग। ठीक है, एनोडाइजिंग सबको समझ में आया।
बस इसमें खास बात जो ध्यान रखनी है एनोडाइजिंग में वो याद रखनी है कि एल्यूमिनियम एलॉयज पर, यानी एल्यूमिनियम या उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं पर जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो एनोडाइजिंग है, ठीक है, उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। और एक्चुअली में है क्या, तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे क्या करता है, जो हमारे सरफेसेज होते हैं एयरक्राफ्ट के उन पर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देता है ना। तो ऑक्साइड की लेयर क्या करती है, हमारे इन्वायरमेंट को और प्रोडक्ट को सेपरेट कर देती है, इसलिए हमारे जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता है और कोरोजन नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया, इसे बोलते हैं एनोडाइजिंग। ये पहला सरफेस ट्रीटमेंट है जो हमने एयरक्राफ्ट पर किया है। दूसरा है क्रोमैटिंग, है ना। तो क्रोमैटिंग क्या चीज़ होती है, क्रोमैटिंग जनरली यूज होता है मैग्नीशियम या फिर जिंक एलॉयज पर, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें मैग्नीशियम या फिर जिंक का यूज़ किया गया है या फिर उनके एलॉयज हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स में हम यूज़ करते हैं क्रोमैटिंग का। क्रोमैटिंग भी क्या है, जैसे आपने एनोडाइजिंग देखा था, एक हीट ट्रीटमेंट है, बोल रहा हूँ, सरफेस ट्रीटमेंट है, उसी तरह से आपका क्रोमैटिंग भी क्या है, सरफेस ट्रीटमेंट है, जिसको हम यूज़ करेंगे मैग्नीशियम या फिर जिंक के एलॉयज पर, ठीक है। तो हम इसमें करते क्या है, एक केमिकल होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, आपने पढ़ा भी होगा 9th-10th में, अगर केमिस्ट्री में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। पोटेशियम बाइकार्बोनेट एक सोल्यूशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिस भी पार्ट पे हमें क्रोमैटिंग करनी होती है उसको उसमें सबमर्ज कर देते हैं, इमर्ज कर देते हैं, उसमें डुबा देते हैं, है ना। उसके बाद अपना कुछ मेथड्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूज़ होता है या और भी चीज़ें यूज होती हैं, तो सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे हम उसमें इमर्ज करके यानी उसमें डुबा करके हम क्या करते हैं, इसके क्रोमैट का एक लेयर चढ़ाते हैं। क्रोमियम आपने सुना होगा, एक मेटल होता है, तो ये एक्चुअली होता वही है ना, कि एक तरह से क्रोमियम की समझ लीजिए लेयर चढ़ जाती है, यानी क्रोमैटिंग हो जाती है पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर। तो इनका भी काम वही है, जैसे आपने ऊपर देखा, जैसे आपके एल्यूमिनियम पर ये जो अब अच्छा देखो, एक बात दिमाग में आ रहा होगा ना कि क्रोमैटिंग को एल्यूमिनियम वाले में क्यों नहीं करते हैं, है ना। उसका कुछ बहुत खास रीज़न नहीं है, उसका सिर्फ रीज़न इतना है कि जो एल्यूमिनियम बेस्ड एलॉयज हैं उस पर एनोडाइजिंग ज़्यादा बेहतर काम करता है एज़ कम्पेयर टू क्रोमैटिंग, और जो मैग्नीशियम और जिंक एलॉयज हैं उस पर क्रोमैटिंग ज़्यादा बेहतर काम करता है एज़ कम्पेयर टू एनोडाइजिंग। करने को तो कुछ भी कर दो, आपकी मर्जी है, लेकिन एविएशन में हम क्या मांगते हैं, ऑप्टिमम लेवल इफिशियंसी विल बी 100%, यानी जो सबसे ज़्यादा इफिशियंट है उसको हम यूज़ करेंगे। तो इसीलिए इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। एल्यूमिनियम बेस्ड जो हैं उन पर हम यूज़ करते हैं एनोडाइजिंग, और मैग्नीशियम और जिंक जो हैं उन पर हम यूज़ करते हैं क्रोमैटिंग, ठीक है। दोनों समझ में आया, दोनों का तरीका लगभग सेम ही है, दोनों में ही लेयर्स चढ़ती हैं। ऊपर वाला जो हमारा एनोडाइजिंग था उसमें क्या था कि एक ऑक्साइड फिल्म चढ़ जा रही थी, यानी ऑक्साइड की लेयर चढ़ जा रही थी, है ना, जो कि एल्यूमिनियम बेस्ड एलॉयज में यूज़ हो रहा था। और क्रोमैटिंग जो था इसमें भी क्रोमैट का एक लेयर चढ़ जाता है, क्रोमैटिंग हो जाती है हमारे पूरे सरफेस की, जिससे हमारा सरफेस जो है वो इन्वायरमेंट से अलग हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्लैडिंग, है ना। ये क्लैडिंग भी जो है ये जनरली आप एल्क्लैड करके या फिर एल्यूमिनियम क्लैड एल्यूमिनियम ऐसे पढ़े होगे, बहुत जगह पे पढ़े होगे। तो क्लैडिंग एक्चुअली में क्या होता है, देखो आपने देखा होगा लोहे जो होते हैं, लोहे यानी जो लोहा होता है, आयरन होता है, आप उसको बाहर 10 दिन फेंक दीजिए, उसमें कोरोजन लग जाएगा, 100% कोरोजन लग जाएगा। उसी जगह पर आप कॉपर ले लीजिए, उसको 10 दिन फेंकिए, तो उसमें देखिए थोड़ा बहुत भले लग जाए, बाकी कोरोजन नहीं लगेगा। फिर आप सिल्वर लीजिए, चांदी, उसको फेंकिए, उस पर देखिए और ही कम लगेगा। कोई और प्रोडक्ट ऐसा लीजिए जैसे स्टील, स्टेनलेस स्टील जो होता है, जो थाली वाली आपकी होती है जिसमें घरों में आप खाना खाते हैं, वो भी क्या है, एक तरह से लोहे का ही एलॉय है ना। एल्यूमिनियम क्या नाम है आपका, आयरन एलॉय ही वो भी है, लेकिन आप उसमें देखते हो उसमें कोरोजन नहीं लगता, जबकि आप उसे रोज़ धुलते हो, रोज़ उसमें खाना खाते हो, है ना। क्यों? तो इस वजह से देखो हम क्लैडिंग में क्या करते हैं, क्लैडिंग एक्चुअली यही प्रिंसिपल यूज़ करता है। क्लैडिंग क्या करता है, ऐसे मटेरियल को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है जो लेस कोरोसिव है ना। अब मान लो, जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो कि एयरक्राफ्ट का जो विंग है, एयरक्राफ्ट के विंग को हमें लोहे का बनाना है, एग्जाम्पल के लिए, ऐसा होता नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मान लो उसको हमें आयरन का बनाना है ना। और हम ये जानते हैं कि अगर हम इसे आयरन का बना देंगे तो ये 10-12 दिन में इसमें कोरोजन लगना ही लगना है, चाहे आप कुछ भी कर लो, इसमें कोरोजन लगी जाएगा। तो क्लैडिंग क्या करते हैं हम, बड़ी होशियारी करते हैं कि जो अंदर तो लोहा है, ऊपर से हम कोई ऐसा मटेरियल का एक लेयर चढ़ा देंगे जो नॉन कोरोसिव हो या लेस कोरोसिव हो, जैसे एल्यूमिनियम या फिर कॉपर या फिर इस तरह का कोई स्टेनलेस स्टील, इस तरह का एक पतला सा लेयर चढ़ा देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पागल बना देते हैं। इन्वायरमेंट तो ऊपर वाले सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, है ना, तो उसे ऐसा लगेगा कि ये तो एल्यूमिनियम है या फिर ये स्टेनलेस स्टील है, इसमें तो मैं कोई इफेक्ट ही नहीं डाल सकता, है ना। लेकिन अगर ये इसमें नुकसान भी है, बताऊंगा मैं आगे। लेकिन हमने क्या किया, इन्वायरमेंट को पागल बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। कैसे? हमने क्या किया, ऊपर जो है यानी बहरूपिया का काम किया, ऊपर जो है दूसरा मेटल लगा दिया,
है ना। और वो मेटल जब तक वो है, अगर वो डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ, वो खराब नहीं हुआ है, तो जब तक भी वो है क्या करेगा, आपके लोहे को जो अंदर लगा हुआ प्रोडक्ट है उसको बचा करके रखेगा। तो क्लैडिंग का मतलब होता है किसी लेस कोरोजिव, है ना, जो भी मटेरियल आपने यूज़ किया है, अगर ऐसा कोई और मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है जो कम कोरोजिव है, जिसमें कोरोजन कम होता है, तो उसकी एक लेयर चढ़ा दो पूरे एयरक्राफ्ट के ऊपर, है ना। पूरे एयरक्राफ्ट के ऊपर नहीं, जिस भी प्रोडक्ट में चढ़ाना चाहते हो उसमें चढ़ा दो, है ना। जनरली एल्यूमिनियम में किया जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का लेयर हम जब चढ़ा देते हैं तो एल्यूमिनियम जो एलॉयज होते हैं उससे क्या होता है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज कि उसमें कोरोजन कम हो जाता है। लेकिन इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है ना। उसका बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक्चुअल में क्या होता है, मान लो आपने पतला सा लेयर चढ़ा तो दिया, है ना। अब वो लेयर अगर कहीं से डैमेज हो गया तो क्या होगा, उस जिस भी पार्ट पर ये डैमेज हुआ है वहाँ पर तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर होगा डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, और वो क्या करेगा, उस पार्ट को पहले डैमेज करेगा। उसके बाद वो अंदर अंदर से, यानी आपको लेटेंटली, यानी आपको दिखेगा नहीं, छिपा हुआ अंदर से आपके प्रोडक्ट को धीरे धीरे डैमेज करना चालू कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको फिर विजुअल इंस्पेक्शन और सरफेस क्लीनिंग और ये सब चीज़ें आगे मैं पढ़ाऊंगा वो करना पड़ता है ना। ताकि अगर आपने क्लैडिंग वगैरह कर रखी है तो आपको पता चल जाए कि कहाँ पर डिफेक्ट है, ठीक है। समझ में आया। तो 3 मैंने पढ़ा दिया, एनोडाइजिंग, क्रोमैटिंग, क्लैडिंग। अब जो है वो सबसे सिंपल है और आपने घरों में भी यूज़ किया, उसे बोलते हैं पेंटिंग, है ना। जिस भी प्रोडक्ट को आपको बचाना है कि भैया उस पर हमारा कोरोजन ना होने पाए, उसको अच्छे से पेंट कर दो, है ना। अब आप घरों में जो देखते हो, ये घरों वाला पेंट कितना सस्ता पेंट होता है ना, और इतना ज़्यादा इसमें प्रमाणिकता और इतना ज़्यादा उसमें कंडीशंस नहीं लगनी होती हैं। तो आप उसको लगा देते हो और आप देखते हो कुछ दिन के बाद वो छूट जाता है, फिर उसमें कोरोजन भी लग जाता है। कभी कोई तो पेंट लगा होता है फिर भी कोरोजन लग जाता है ना। ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जो एयरक्राफ्ट के पेंट्स होते हैं, अब जैसे आपने जो भी किया है, एनोडाइजिंग, क्रोमैटिंग, जो कुछ भी कर लिया है, पेंट तो करोगे ना ऊपर से, तो एयरक्राफ्ट का जो पेंट भी होता है वो भी जनरल पेंट नहीं होता है, वो एंटी कोरोजिव पेंट होता है। यानी एक ऐसा पेंट होता है जो ये अंदर तो तुमने जो भी कर रखा है, एनोडाइजिंग, क्रोमैटिंग या क्लैडिंग जो भी कर रखा है, किया ही है, उसके ऊपर से एक्स्ट्रा लेयर चढ़ता है, पूरा पेंट करते हैं हम। और ऐसा पेंट का यूज़ करते हैं जो आपके इन्वायरमेंट को और आपके स्किन को क्या करता है, आइसोलेट करता है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के पेंट्स होते हैं और इसको स्प्रे मेथड द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे मतलब ब्रश से नहीं लगाया जाता। ब्रश से क्या होता है, ब्रश से अगर आप लगाते हो तो बहुत ही माइनर, मान के चलो कि माइक्रोन्स में, पर बहुत ही माइनर क्या होता है, कुछ जगहें छूट जाती हैं जिससे हमारा जो कांटेक्ट है इन्वायरमेंट के साथ हो सकता है ना। लेकिन जब आप स्प्रेइंग करके लगाते हो तो बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है, यानी स्प्रे के द्वारा लगाया जाता है हमारा पेंट जो एयरक्राफ्ट में लगता है ना। और ऐसे पेंट्स होते हैं जो हमारे एक तरह से कह लीजिए लेयर का काम करते हैं, जो स्किन को एटमॉस्फेयर से अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो ये 4 तरीके का हम सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर, उनके कंपोनेंट्स के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर, ताकि हम उसको कोरोजन से बचा सकें, कोरोजन लगने ही ना दें। तो इसे बोलते हैं एंटी कोरोजन प्रोटेक्शन, ठीक है। सभी को समझ में आया एंटी कोरोजन प्रोटेक्शन के चारों मेथड्स क्या क्या हैं और हम उनको क्यों यूज़ करते हैं। सबका रीज़न एक ही, आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक ही रीज़न है कि हमें कोरोजन से बचाना है, तरीके अलग अलग हैं। कहीं पर हमने ऑक्साइड फिल्म का यूज़ किया तो उसे बोलेंगे एनोडाइजिंग, कहीं पर हमने पोटेशियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया तो उसे बोलेंगे क्रोमैटिंग, कहीं पर हमने किसी लेस कोरोजिव मेटल का ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया तो उसे बोलेंगे क्लैडिंग। और अगर कोई डिफरेंट एक पेंट यूज़ कर लिया ताकि हमारा जो स्किन है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए तो उसे बोलेंगे पेंटिंग, ठीक है। तो ये 4 मेथड हम अपना यूज़ करते हैं ताकि हमारे एयरक्राफ्ट पर, किसी भी सरफेस पर एयरक्राफ्ट के कोरोजन ना होने पाए, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब देखो मैं पढ़ाऊंगा आपको सरफेस क्लीनिंग, ठीक है। क्या है सर, एरोडाइन क्या होता है? एरोडाइन, एरोडाइन, मुझे जहाँ तक लगता है सरफेसेस मतलब ऐसे शेप्स जो एयरक्राफ्ट के शेप लेते हैं उसे एरोडाइन बोला जाता है ना, उसको शायद एरोडाइन कहते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो है हमारा वो है सरफेस क्लीनिंग। अब देखो ये बहुत ज़रूरी है क्लीन करना, है ना। आपको पता है अगर कोई डस्ट अगर आपके किसी उस पर लग जाए, है ना, मान लो कि कुछ डस्ट ही लगा हुआ है आपकी किसी सरफेस पर, अगर उस पर मॉइस्चर आएगा तो क्या ज़्यादा देर तक टिकेगा, है ना, क्योंकि वो डस्ट क्या है, भीग जाएंगे और फिर वो कुछ देर तक उस पर टिके रह जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक एयरक्राफ्ट के सरफेस को क्लीन भी किया जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब कभी भी, है ना, एयरक्राफ्ट में कोई मेंटेनेंस होना है, जैसे मान लो बियरिंग्स का ही मेंटेनेंस करते हो, तो पहला मेथड यही होता है कि पहले उसे क्लीन करो, साफ़ करो, है ना, तब तो आप उस पर कोई इंस्पेक्शन कर पाओगे, उसे देखोगे सही है कि गलत है ना। तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर किसी सरफेस की क्लीनिंग करनी है तो सबसे पहले क्या जरूरी है, उसका पेंट निकालो,
है ना। पेंट को क्या करो, स्ट्रिप आउट करो। तो उसके लिए कुछ स्ट्रिपर्स होते हैं, मतलब निकालने का जो तरीका होता है वो मैन्युफैक्चरर अलग अलग एयरक्राफ्ट के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कहीं पर कोई मशीन का यूज़ होता है, कहीं पर केमिकल्स का यूज़ होता है, कहीं पर स्पेशल टाइप के वो आपके होते हैं, उनको ऐसे चिपका करके ऐसे खींचते हैं तो वो निकल जाता है। तो मतलब वो मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है कि आपको बताया जाएगा कि आप जो है इस एयरक्राफ्ट में ये वाला स्ट्रिपर यूज़ करो, है ना। वैसे कॉमनली जो है वो एक तरह का टूल की टाइप का होता है, उसका यूज़ किया जाता है। और बहुत अब तो नए नए ज़माने में केमिकल्स का यूज़ होता है ना। तो क्या करते हैं, केमिकल्स से पूरा जो ऊपर का पेंट होता है वो बहुत ही ईजिली निकल जाता है बिना अंदर के स्किन को डैमेज किए हुए, है ना। तो हम जनरली उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो भी कुछ भी आपका रिकमेंड किया जाएगा मैन्युफैक्चरर के द्वारा, यानी जो भी आपके मेंटेनेंस मैनुअल में लिखा गया है आप वही यूज़ करोगे अपने तरफ से। ऐसा नहीं कि उस एयरक्राफ्ट में ये वाला यूज़ हुआ तो इसमें भी चल जाएगा, नहीं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी मेथड बताया ना आपको। किसी में मान लो एनोडाइजिंग हुआ है तो उसके लिए अलग होगा, आपने किसी में क्रोमाइटिंग हुआ है, सेम वही सॉल्वेंट इसमें भी यूज़ कर लिया तो क्या करेगा, हो सकता है वो क्रोमाइट वाले लेयर को डैमेज कर दे, है ना। तो इसलिए एज ए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन आपको ये पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर जो है उसने कौन सा आपको बताया है, कौन सा रिकमेंड किया और आप उसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो अब देखो, जो हमारे एल्कलाइड्स होते हैं जनरली हम क्या करते हैं, जब सरफेस को क्लीन करते हैं ना, तो क्लीन करके आप उसे साफ कर दी, उसके बाद आप क्या करोगे, प्राइमर्स लगाओगे, उसके बाद पेंट लगाओगे। लेकिन प्राइमर्स और पेंट लगाने से पहले जनरली ऑफनली, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर, पर जनरली एक केमिकल है एलोडाइन, है ना, एलोडाइन। एंड आपने एरोडाइन पूछा था, मुझे उसका नहीं पता, पर एलोडाइन, एलोडाइन पूछा था आपने, ठीक है। तो एलोडाइन एक केमिकल होता है, ठीक है, मैंने एरोडाइन सुना था, ठीक है। एलोडाइन जो है वो एक केमिकल होता है जिसको हम जब प्राइमर्स लगाते हैं या पेंट लगाते हैं उसके पहले उसको ट्रीट किया जाता है पूरे सरफेस को, है ना। एक समझते एक तरह से सेफ्टी प्रिकॉशन की तरह, है ना। एक एक्स्ट्रा लेयर दी जाती है कि इन केस अगर पेंट डैमेज भी हो जाए तो वो आपकी स्किन में पहुंचने से पहले इस एलोडाइन से टकरा जाए, है ना। एक तरह से आप बैकअप कह लो, है ना। तो इस एलोडाइन का यूज़ किया जाता है, एलोडाइन को पहले लगाया जाता है, उसके बाद प्राइमर्स या फिर पेंट्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, कोई अगर ऐसा सरफेस है जहाँ पर क्लैडिंग की गई है, क्लैडिंग अभी मैंने बताया ना, यानी लेस कोरोजिव लेयर को ऊपर लगाना एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर के, है ना, उसे बोलते हैं क्लैडिंग। तो अगर किसी सरफेस में क्लैडिंग का यूज़ हुआ है तो भी उसमें एलोडाइन का यूज़ होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला होगा वो उस मटेरियल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। यानी उसका एलोडाइन उसे भी कहेंगे, लेकिन उसके जो फॉर्मूला होंगे वो मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा और उस वाले एलोडाइन का आप यूज़ करोगे। अगर वो एल्क्लाइड है यानी उसमें क्लैडिंग का यूज़ हुआ है, यानी एल्युमिनियम पर क्लैडिंग का यूज़ हुआ है तब। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप जनरल एलोडाइन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। अब देखो, जब कोई भी आप सरफेस क्लीनिंग कर रहे हो या फिर एलोडाइन का यूज़ कर रहे हो, पेंट का यूज़ कर रहे हो, प्राइमर्स का यूज़ कर रहे हो, ऐसे कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी पर्सनल सेफ्टी है वो टॉलरेट ना हो, ठीक है। पर्सनल सेफ्टी क्या चीज़ हो सकती है, जैसे आप अपने हाथ से, सीधे हाथ से, यानी आप अपने इन हाथों से बिना इसमें ग्लव्स पहने हुए आप प्राइमर्स को मत टच करो, एलोडाइंस को मत टच करो, है ना। जब आप पेंटिंग स्प्रे पेंट कर रहे हो तो आप रेस्पिरेटर्स का यूज़ करो, यानी कि आप मास्क लगा के रखो, आँख में क्या पहन के रखो, गॉगल्स पहन के रखो, यानी चश्मे पहन के रखो, है ना, वो स्पेशल टाइप के होते हैं गॉगल्स, उनका यूज़ करो। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो पेंट्स वगैरह होते हैं, मैंने आपको कुछ ही दिन पहले भी ह्यूमन फैक्टर में पढ़ाया है, ये आप जब इन्हेल कर लेते हैं ना, स्प्रे एक्चुअल में होते हैं तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाते हैं, और जो पार्टिकल्स इन्हेल के द्वारा यानी ऑक्सीजन के साथ आपके अंदर चले जाते हैं, आपके लंग्स में चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को धीरे धीरे ब्लॉक करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा बहुत ज़्यादा। इसीलिए अगर आप देखोगे कोई अगर पेंटिंग वगैरह करता है, स्प्रे पेंटिंग, तो उसको बहुत जल्दी अस्थमा हो जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसके इन्हेलेशन के द्वारा, नाक के द्वारा बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं पेंट के वो अंदर चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जब ये आपके इन्हेलेशन के द्वारा अंदर जाते हैं तो जो आपके शरीर में प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन के साथ ये मिक्स हो जाते हैं, और प्रोटीन के साथ मिक्स होने के बाद ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई भी आते हैं आपके शरीर के अंदर, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही खतरनाक केमिकल्स रिलीज करता है इनको मारने के लिए, और वो केमिकल्स इतने खतरनाक होते हैं कि इवन आपकी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये नुकसान है हमारे पेंटिंग का, तो इसलिए रेस्पिरेटर्स लगाइए, पीपीई किट होता है आपका,
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ऊपर से नीचे तक होता है पूरा, जो आजकल आप बहुत देखे होंगे कोरोना के टाइम पर ना डॉक्टर्स को पहने हुए, तो उनका यूज़ करिए आप, ताकि आपके शरीर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना होने पाए इन पेंट्स का या फिर प्राइमर्स का, ठीक है। और इनको जो फ्यूम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। फ्यूम्स मतलब होता है इनका खुशबू, एक तरह से कहिए, जैसे फ्यूम्स जो निकलते हैं, आपने पेट्रोल का फ्यूम जानते होंगे आप, है ना, आप कहीं अगल अगल कहीं पर भी पेट्रोल खुल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ पेट्रोल कहीं पर खुला गया है ना, तो उसको बोलेंगे फ्यूम। उस फ्यूम को भी इनहेल करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है। और अगर इन केस अगर मान लीजिए स्किन हो गया, आपकी आईज़ हो गया या फिर माउथ हो गया, ऐसे कंडीशन में इन सब जगहों पर अगर किसी भी तरह से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो भी जाता है, तो हमें ये इंश्योर करना है, हमें ये चीज़ देखना है कि वो चीज़ें हमारे और अंदर ना जाए। हमें तुरंत जा करके जहाँ कहीं भी फ्लश वाटर यानी फ्रेश वाटर का ढेर सारा स्टॉक हो, वहाँ जा करके उसे क्या करना है, तुरंत के तुरंत वॉश करना, चाहे आईज़ हो, नाक हो, हाथ हो, कुछ भी हो, है ना। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा करने का ये प्राइमरी रीज़न है। इसके बाद भी आपको इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो तुरंत इसको डॉक्टर के पास शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। यह आपको भी ध्यान रखना चाहिए और आपके कोवर्कर्स को भी। जैसे मान लीजिए आपके अगर कोवर्कर को परेशानी हो गई, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ देंगे, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको भी डॉक्टर के पास ले जाइए, उसकी पूरी हेल्प कीजिए, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये जो हमारा पेंट है, ये भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पेंट यूज़ कर लो या एक ही पेंट सारे एयरक्राफ्ट पर यूज़ कर लो। वो भी आपका मैन्युफैक्चरर आपको सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है कि कौन से पेंट का यूज़ करना है, कौन से सरफेस ट्रीटमेंट का यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपके मैन्युफैक्चरर के द्वारा रिकमेंड की जाती हैं, आपको बताई जाएंगी, आपको सिर्फ वो चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, तो ये तो हमने पढ़ लिया छोटा मोटा। अब पूरे एयरक्राफ्ट की क्लीनिंग, एक्सटीरियर एयरक्राफ्ट मतलब जो पूरा एयरक्राफ्ट का स्किन आपको दिखता है, बाहर से एयरक्राफ्ट की बॉडी जो दिखती है, जिसको हम एयर फ्रेम कहते हैं, उस एयर फ्रेम की क्लीनिंग के बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो कि बहुत ईजी है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई भी मेजर इंस्पेक्शन करनी होती है, कोई बहुत बड़ा इंस्पेक्शन करना है, जैसे पूरे एयरक्राफ्ट का स्किन जो है वो चेक करना है ना, और स्किन ही गंदा है, तो आप कैसे चेक करोगे। तो इसलिए क्या करते हैं, उसे साफ़ किया जाता है, पूरी तरह से क्लीन किया जाता है। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाई प्रेशर वाटर का यूज़ करते हैं, और इसके साथ में क्लीनिंग एजेंट। जैसे आपने बाइक वाइक आप धुलते हैं ना, तो आप क्या शैम्पू को यूज़ करता है, कोई आप डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करता है, कोई साबुन यूज़ करता है ना, तो डिपेंड करता है। लेकिन एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं होता है कि आप शैम्पू यूज़ करोगे, है ना। एयरक्राफ्ट में क्लीनिंग एजेंट होता है, जो आपका मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा कि आप इसी से इसको धुल सकते हो, है ना। और ये साथ में वो ये भी बताएगा कि कितने पानी में इसको कितना रेशियो में डाल के इसे धुल सकते हो, है ना। ये सब मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा, सिर्फ आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका स्टैटिक पोर्ट्स हो गया, स्टैटिक ट्यूब्स हो गया, है ना, ब्रेक असेंबली हो गया। यहाँ पर अगर पानी जाएगा तो कोरोजन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, तो इसलिए आपको इन चीज़ों को ढकना है। सबसे पहले आपको धुलने से पहले इन सब चीज़ों को ढक देना है, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का पानी या फिर क्लीनिंग एजेंट ना जाए, है ना। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी जगह होते हैं, जैसे इंजन आपका हो गया, तो इंजन में आपका सेम क्लीनिंग एजेंट नहीं यूज़ होता, उसके लिए या तो डिफरेंट क्लीनिंग एजेंट यूज़ होगा, या फिर आपका जो धुलने का तरीका है वो डिफरेंट होगा, है ना। वो आपको मैन्युफैक्चरर बताएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जानते हो ना, इंजन में फ्यूल होता है, ऑयल होता है, एग्जॉस्ट होता है ना, टर्बाइंस होते हैं, कंप्रेशर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, जो हो सकता है कोरोजन उनमें हो जाए, हो सकता है उसमें नुकसान हो जाए। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैन्युफैक्चरर आपको पूरा लिख करके देगा कि कैसे कैसे किस चीज़ की जो है क्लीनिंग करनी है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप मैनुअल उठा करके देखोगे, ठीक है। अब देखो वही मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। जितना भी इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है। और इसके साथ एक और बात का ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप एयरक्राफ्ट की क्लीनिंग कर रहे हैं, वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो, ठीक है। इसका नुकसान जानते हो, आप सभी जानते हो। इसका नुकसान ये है, मान लीजिए कि आपने क्लीनिंग एजेंट अप्लाई कर दिया पूरे एयरक्राफ्ट पर, ठीक है। अब आगे से धुलना चालू किए, जब तक पता चला पीछे आप पानी लेके पहुंच रहे हो, तो क्लीनिंग एजेंट जो है पूरा ड्राई हो गया, सूख चुका है, वो छूट ही नहीं रहा है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनरली आप ऐसे जगह पर करो जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल हो, ताकि ये बहुत जल्दी क्या हो जाए, साफ़ हो जाए और बढ़ते धर से साफ़ हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ये लेट करोगे, ड्राई हो जाएगा, तो आपको फिर रगड़ना भी ज़्यादा पड़ेगा, है ना, आप ही को करना पड़ेगा, और क्या होगा, इससे एयरक्राफ्ट की स्किन को भी डैमेज होने के चांसेस हैं, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो।